जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में टूटा 2014 का रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग हुई है। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर। तो वहीं पीओके में बगावत ने उड़ाई पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की नींद, हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ गई। बताएंगे सैन्य रेंजर को तैनात किया है शहबाज शरीफ ने। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला का जहरीला सपना टूटेगा, जो पहले कहा था कश्मीर बनेगा गाजा, पीओके को देखकर क्यों रोएगा टुकड़े टुकड़े गैंग। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। जी हां, साथ ही इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एनआरआई हैं। जी हां, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सामने लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग की बात करते हैं श्रीनगर से, जहां पर श्रीनगर में 3 बजे तक 29.93% मतदान टूटा 2014 का भी रिकॉर्ड। जी हां, श्रीनगर लोकसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 29.93% मतदान हुआ है। इससे 2014 के कुल मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट गया। 2014 में 25.86% वोटिंग हुई थी, तो वहीं 2019 में 14.43% ही मतदान हुआ था। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, किसके लिए आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। तो वहीं आपको पुलवामा की बात बता दें, जहां कश्मीर के पुलवामा में वोटिंग के लिए लंबी लंबी लगी कतारें। जी हां, पुलवामा आप सभी को याद होगा, एक ऐसा भारतीय शख्स नहीं होगा जिसको पुलवामा के बारे में ना पता हो। आपको बता दें, पुलवामा में जो लोगों की संख्या देखी गई है, वो कतार देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलवामा के लोग अब भर भर करके वोट दे रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में लंबी लंबी लाइनें पुलवामा में देखने को मिली है, जो कि पहले के अब तक के सारे वोटिंग लाइन्स को तोड़ के आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार की वोटिंग किस पार्टी के पक्ष में हो रही होगी? तो वहीं आपको बता दें, पीओके में बगावत ने उड़ाई पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की नींद, हाई लेवल मीटिंग बुलाई, सैन्य रेंजर किए तैनात। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार व सेना के खिलाफ लगातार चौथे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहा, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए रविवार को पीओजेके में पाकिस्तानी सैन्य रेंजरों को तैनात किया गया। ये फैसला अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर लिया गया। पीओके में उठी बगावत ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। एआरवाई न्यूज ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे। दरअसल पाकिस्तानी सरकार व सेना से तंग आए पीओके के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद पाकिस्तान सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, बता दें पीओके में बढ़ते बिजली बिलों और करों के खिलाफ गुस्साए लोग लगातार विरोध प्रदर्शन तेज कर रहे हैं और प्रदर्शन इतना तेज हुआ है कि शहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया है पीओके के लोगों ने। और गौर करने वाली बात यह है कि पीओके की जनता पूरे तरीके से परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सरकार के रवैये से, पाकिस्तानी आर्मी के रवैये से, पाकिस्तान के एक एक चीज से फेडअप हो चुकी है। पीओके की जनता वैसे में वो पूर्ण तरह जिस प्रकार से प्रोटेस्ट में भारत का झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हर तरीके से भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। वो मानते हैं कि जहां विकास होगा वहीं उनकी जिंदगी अच्छी कटेगी। ऐसे में वो भारत के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं और भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या ऐसे में भारत को उनकी मदद करनी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, फारूक अब्दुल्ला का जहरीला सपना टूटेगा, जो कहा था कश्मीर बनेगा गाजा, अब पीओके को देखकर क्यों रोएगा टुकड़े टुकड़े गैंग। बता दें, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पर राज करने का सपना देख रहे हैं। राज्य के लोगों को खुद के साथ जोड़ने के लिए वो चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार पाकिस्तान से बात करे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि भारत बदल गया है। फारूक अब्दुल्ला को एहसास नहीं है कि भारत पर अब राष्ट्रवादियों का शासन है। और पीओके में पिछले एक हफ्ते से आने वाली तस्वीरें फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को रुलाने के लिए काफी है, क्योंकि पीओके में बगावत की आवाज उठने लगी है। आपको बता दें, यूरेशियन टाइम्स में एक्सपर्ट केएन पंडिता ने फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान प्रेम को डिकोड किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से बात नहीं करोगे तो कश्मीर गाजा बनेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर में नवीनतम युद्ध घोष है। जैसे जैसे संसदीय चुनाव पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है, कश्मीर को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। फारूक अब्दुल्ला एक विपक्षी नेता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते नहीं थकते। तो वहीं आपको बता दें, इतना
इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो पहना देंगे। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पाकिस्तान समर्थित बयान पर हमला बोला और करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। इसके अलावा उन्होंने लालू परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने सिर्फ परिवारवाद दिया, बिहार में आरजेडी का जंगल राज था। तो वहीं आपको बता दें, भारत ईरान के बीच आज होगा बहुत बड़ा समझौता, पाकिस्तान को लगेगा तगड़ा बड़ा झटका। जी हाँ, ईरान और भारत के बीच आज बड़ा समझौता होने वाला है। इस डील को लेकर भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज तेहरान पहुंच रहे हैं। तेहरान में भारत के मंत्री चाबहार पोर्ट को लेकर MOU साइन करेंगे, जिसके बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण होगा। इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंध अपने हाथ में लेगा। चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान और मध्य एशिया समेत यूरेशियन क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम हो जाएगा। चाबहार पोर्ट को आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है। इसके जरिए भारत रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक सीधी पहुंच हासिल करने में सक्षम होगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें, मालदीव के रक्षा मंत्री ने किया कबूल, भारत से दान में मिले हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम नहीं उनके पायलट। जी हाँ, भारत से आए मिलिट्री प्लेन है लेकिन पायलटों को उड़ाना नहीं आता। इंडियन सैनिकों के लौटते ही निकली मालदीव की हेकड़ी। दरअसल भारतीय सैनिकों की वापसी के कुछ दिनों बाद मालदीव ने यह बात स्वीकार किया है कि उसके सैनिकों के पास भारत की तरफ से दिए गए तीनों विमानों के संचालन की क्षमता नहीं है। रविवार को स्थानीय मीडिया में द्वीप देश के रक्षा मंत्री घासन मोमून के हवाले से यह खबर प्रकाशित की गई है। मोमून का कहना है कि मालदीव के सैनिकों ने विमान चलाने की ट्रेनिंग शुरू की थी लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे और अब हालत यह है कि उनका एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ से दिए गए विमानों का संचालन कर सके। मालदीव के न्यूज प्लेटफॉर्म अधाधु की एक रिपोर्ट के अनुसार मोमून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के पास अभी भी विमान चलाने में सक्षम सैनिक नहीं है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, फ्रांस की सेना एक साथ करेंगी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन, मेघालय में युद्धाभ्यास शक्ति शुरू। जी हाँ, भारत और फ्रांस की सेनाओं ने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मेघालय में युद्ध अभ्यास शक्ति की शुरुआत हुई है। ये दोनों सेनाओं के युद्धाभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण है। ये युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार युद्धाभ्यास शक्ति 13 मई से 26 मई तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ श्रेष्ठ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को साझा करेंगे। जी ऐसे में इंडियन आर्मी आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा इस एक्सरसाइज के लिए। साथ ही साथ बता दें, नेपाल के नए नोट पर भारत के पक्ष में बोलना पड़ गया नेपाल को भारी। नेपाली राष्ट्रपति के सलाहकार को देना पड़ गया इस्तीफा, हुआ विवाद। बता दें, नेपाल के नए नोट पर अपनी ही सरकार की आलोचना करने वाले नेपाली राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी नेपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नेपाल सरकार के 100 रुपए के विवादित नोट छापने के फैसले की आलोचना की थी। नेपाल केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर रहे चिरंजीवी ने नए भारत के क्षेत्रों को दिखाने वाले नक्शे को नोट पर प्रकाशित करने का अनुचित कदम बताया था। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाल कैबिनेट ने 100 रुपए के नए नोट छापने का फैसला किया था, जिस पर भारत के लिपुलेख, लिम्पिया, धूरा और काला पानी क्षेत्र वाले नेपाल के नए नक्शे को दिखाया जाएगा। तो वहीं बता दें, जयशंकर जी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो खुश हो गया चाइना। ट्वीट करके कहने लगा ये बहुत कड़ा संदेश दिया जयशंकर जी ने। जी हाँ, नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का वीडियो ट्वीट करके जमकर तारीफ की। चेन सोंग ने अपने ट्वीट में लिखा, यह बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है। दरअसल इस वीडियो में जयशंकर जी अमेरिका के प्रभुत्व को लेकर कड़ा संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुआ, प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि चीन को जयशंकर का यह बयान इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने जयशंकर जी के इस वीडियो को रीट्वीट कर दिया। चीन भी शुरू से अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ बोलता आया है। तो वहीं निज्जर हत्या मामले में जयशंकर जी का बयान, कहा कनाडा से अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी जांच हो सके। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा की तरफ से की गई चौथी गिरफ्तारी पर केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में कनाडा की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला
जिस पर एजेंसी जांच कर सके। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर कनाडा के पास इस मामले को लेकर किसी भी हिंसा से संबंधित जानकारी है तो भारत इसकी जांच करने के लिए तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि हमें कनाडा की तरफ से कभी भी ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो हमारी एजेंसियां द्वारा जांच करने योग्य हो। पिछले कुछ दिनों में इस मामले में हुए बदलाव को लेकर मेरे पास जानकारी नहीं है। तो वहीं बता दें, राफा में कत्लेआम की जिद पड़ रही भारी, अब मुस्लिम देश ने नेतन्याहू को धमकाया, अरेस्ट वारंट को भी समर्थन। जी हां, दक्षिणी गाजा के शहर राफा में इजराइल के ऑपरेशन की जिद उस पर लगातार भारी पड़ रही है। पहले अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोककर चेतावनी दे दी, तो फिर इराक के एक इस्लामिक संगठन ने इजराइल पर हवाई फायरिंग करके आईडीएफ को धमकाने की कोशिश की। अब अरब देश मिस्र ने इजराइल को 40 साल पुराना रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है। मिस्र ने कहा कि आईडीएफ का राफा में ऑपरेशन इजराइल को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा रविवार को मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बेंजामिन नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट वाले प्रस्ताव को भी अपना समर्थन दे दिया है। मिस्र ने माना है कि इजराइल ने गाजा में जो नरसंहार कर रहा है वो क्रूरता की हद है। तो वहीं बता दें, मौजूद सरकार के गिड़गिड़ाने पर पसीजा भारत का दिल, मालदीव को दे दी $5 करोड़ की मदद, निभाई दोस्ती। बता दें, चीन के इशारे पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही मालदीव की मोहम्मद मुइज़ सरकार के गिड़गिड़ाने पर आखिरकार भारत का दिल पसीज ही गया। और यही अपने भारत की खासियत भी है, दुश्मनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर कोई हमारे सामने गिड़गिड़ाए तो हम उसे माफ कर ही देते हैं। जी हाँ, भारत ने मालदीव को $5 करोड़ का बजट सपोर्ट दे दिया है। भारत ने यह सपोर्ट 13 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माले स्थित शाखा के जरिए $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल को एक और साल के रोल ओवर के रूप में दे दिया गया है। इससे पहले मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने हाल में हुई अपनी भारत यात्रा के दौरान इसके लिए गुहार लगाई थी। मालदीव में भारतीय दूतावास के इस ऐलान के बाद मूसा ने भारतीय विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, नेपाल में 7 साल बाद भी चीन खाली हाथ, कर्ज का जाल बने, बीआरआई पर नहीं हुआ समझौता। क्या है भारत कनेक्शन? दरअसल दुनिया भर के देशों के लिए कर्ज का जाल बन चुके चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत को पड़ोसी देश में अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को अब तक नेपाल ने खारिज किया है। चीन और नेपाल के बीच बीआरआई प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर होने के आज 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया गया है। चीन का दावा है कि नेपाल में चल रहे प्रोजेक्ट बीआरआई के तहत बनाए जा रहे हैं, तो वहीं काठमांडू ने इसको खारिज किया है। नेपाल ने साफ कर दिया है कि उनके देश में कोई भी बीआरआई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। दरअसल नेपाल और चीन के बीच अभी भी विवाद की सबसे बड़ी वजह चीन का लोन है। नेपाल चाहता है कि चीन उसे ग्रांट दे, लेकिन बीजिंग लोन देने पर अड़ा हुआ है। भारत और अमेरिका ने भी नेपाल को चीन के कर्ज जाल से आगाह किया, इससे भी नेपाल बीआरआई से अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, भारत ने उतारा कारगिल का कर्ज, अडानी के ड्रोन के बाद इजराइल को दिया विस्फोटक, अमेरिका ने दिया था धोखा। जी हाँ दोस्तों, हमास के साथ युद्ध में फंसे इजराइल को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने इजराइल को राफा अभियान से ठीक पहले हजारों की तादाद में बम देने से इनकार कर दिया है। संकट की घड़ी में फंसे इजराइल की मदद के लिए दोस्त भारत आगे आया है। भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस के किलर ड्रोन की सप्लाई करने के बाद भारत की सरकारी रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इजराइल को विस्फोटक की सप्लाई की है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2024 में विस्फोटक निर्यात करने की अनुमति मिली थी। अब इस भारतीय कंपनी ने फिर से इसकी अनुमति मांगी है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराना है। कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत को लेजर बम दिया, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने में मदद मिली थी। भारत ने इन विस्फोटकों की सप्लाई ऐसे समय पर की है जब दुनिया भर में मांग हो रही है कि गाजा में चल रही हिंसा को देखते हुए इजराइल को हथियारों की सप्लाई को रोका जाए। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे का तीखा हमला, कहा ऐसे लोगों को बिल्कुल ना चुने जिनके पीछे ईडी लगी है। जी हां, कभी अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को अपने शिष्य पर ही हमला बोल दिया। 86 साल के अन्ना हजारे ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सही उम्मीदवारों को चुने। उन्होंने कहा कि देश की सत्ता की चाबी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि आज लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए तथा चरित्रवान एवं ईमानदार व्यक्ति के लिए मतदान करना चाहिए। चूँकि देश की चाबी मतदाताओं के हाथ में है, इसीलिए इस चाबी का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इस चाबी को सही हाथों में देकर सही तरीके से चुना जाना चाहिए। दरअसल आज देश की 96 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक समय था जब अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों क्या केजरीवाल जैसा नेता किसी का शिष्य हो सकता है? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सीएम हाउस में केजरीवाल के
पीए पर मारपीट का बड़ा आरोप, थाने भी पहुंची थी स्वाति मालीवाल। क्या क्या हुआ बता दें। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाए जाने का दावा किया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस सूत्रों ने शुरुआत में बताया था कि दिल्ली सीएम आवास के भीतर से सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 पीसीआर कॉल की गई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही है। उन्होंने सीएम हाउस के भीतर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। ये आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए गए। स्वाति मालीवाल सोमवार सुबह 9:10 पर सीएम हाउस पहुंची थी। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के निजी स्टाफ ने उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दिया। इस सूचना के बाद पुलिस स्टेशन ऑफिसर सीएम आवास पर पहुंचे। उन्होंने स्वाति मालीवाल को पुलिस स्टेशन आने के लिए राजी किया। इसके कुछ मिनट बाद ही मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बीच ही उनके साथ मारपीट की खबर फैल गई। थोड़ी देर में ही मालीवाल पुलिस स्टेशन चली गई। जी हाँ, तो इसी बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एनआरआई हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एनआरआई बताया। उन्होंने साथ ही कांग्रेस को के न्याय पत्र यानी मैनिफेस्टो को अन्याय पत्र करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एनआरआई हैं। कांग्रेस का न्याय पत्र भारत के प्रति अन्याय पत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2010 में जब यूपीए की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने राहुल गांधी ने अमेरिका के एक अधिकारी से कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। उन्होंने कहा यानी हिंदुओं को बदनाम करता है ये व्यक्ति यानी राहुल गांधी, और आप ही से वोट मांगेंगे। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों, और योगी जी के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी? तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।